हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम क्लास कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो, एलटी ग्रेड के लिए कर रहे हो, जीडीसी के लिए कर रहे हो, डाइट के लिए कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, है ना, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की, है ना, एनटीए यूजीसी नेट की, जेआरएफ की, एसईटी की, सेट की, तो आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो टीचिंग एग्जाम की और हाई लेवल पे कर रहे हो, पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पर, है ना, जीआईसी पे प्रवक्ता के लिए, तो ये क्लास आपके लिए। फिलहाल मैं जीआईसी के लिए ये रन कर रही हूँ, लेकिन क्लास आप सबके लिए है। और अगर आप किसी भी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो आप किसी भी स्टेट से हो, ये क्लास आपके लिए, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मैं ये आपकी क्लास सुबह 10 बजे आती थी और अभी आ रही है आपकी शाम को 6 बजे। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि पहले भी मैं शाम को ही 6 बजे हिस्ट्री की क्लास देती थी, तो मैंने उसी टाइम पर इसको शेड्यूल कर दिया था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, ये मैंने हिस्ट्री का पूरा जितना भी सिलेबस है आपका पीजीटी लेवल का, टीजीटी और पीजीटी लेवल का, ठीक है, तो यही लेवल आता ही है हमारा। ठीक है, प्रवक्ता वाला लेवल आता है या फिर प्रशिक्षित स्नातक वाला लेवल आता है। ठीक है, तो आपको सारा जितना भी अब तक जिन जिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, पीजीटी में, टीजीटी में, जीआईसी में, डाइट में, है ना, आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में, दिल्ली प्रवक्ता या टीजीटी परीक्षा में, राजस्थान लेक्चरर में, प्रोफेसर में, है ना, नेट यूजीसी नेट में आपके, है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, मैं 500 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला चला रही हूँ इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक आपका चल रहा है मुगल वंश का टॉपिक, जो राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास है। इसमें हम बाबर कंप्लीट कर रहे हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन भी हम इसमें कवर करेंगे। तो पूरा हम मुगल वंश इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इससे पहले 2 टॉपिक आपको करा चुकी हूँ, तो ये उनके लिए है जो नए हैं चैनल पे। तो जानकारी डेली देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पहला मैंने टॉपिक कराया था आपको राष्ट्रीय आंदोलन का, इसलिए कराया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्वेश्चंस कवर किए थे। 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसमें मैंने आपको 6 क्लासेस दी हैं। रीजन ये था कि मैंने टॉपिक ऐसे उठाया है कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिक से, उसे मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है, और ऐसे करते करते हम जिससे सबसे कम बनते हैं वो सबसे लास्ट में टॉपिक ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके राष्ट्रीय आंदोलन से बनते थे, वो टॉपिक मैंने खत्म करा दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जा करके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लो और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड टॉपिक आपको कराया था, जिसमें हमने 5 क्लासेस करी हैं मध्यकालीन संस्कृति से, जो कि मिडवल का टॉपिक है। ठीक है, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य कंप्लीट किया है हमने उसमें। और अब हम तीसरा टॉपिक ये कर रहे हैं मुगल वंश का। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा मुगल वंश कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कि मुगल वंश का पतन भी देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें भी आपके 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। आई थिंक शायद इसमें भी आपकी 5 क्लासेस या 6 क्लासेस होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। 5 क्लासेस में मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा कंप्लीट करा दूं, खत्म करा दूं। तो जितने भी हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, सारा का सारा कंप्लीट करा रही हूँ मैं। तो मैंने 100 क्वेश्चन मैं डेली कराती हूँ। तो आपकी 2 क्लासेस हो गई हैं, कल आपकी दूसरी क्लासेस थी इस टॉपिक की, और आज आपकी तीसरी क्लासेस है। तो आज हम 201 से शुरू करेंगे और 300 यानी कि 300 पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब समय बहुत हो गया, मैंने आपको सारी जानकारी भी दे दी है। अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। तो ये तो जानकारी थी। आप अगर जीआईसी, टीजीटी, पीजी की तैयारी कर रहे हो ना हाई लेवल की, तो ये क्लास आपके लिए है। अगर इसके अलावा भी आप कोई और सब्जेक्ट इस लेवल पर चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी भी क्लासेस आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। और मैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ कराती हूँ बहुत आराम से। तो हम क्वेश्चन तो एक करते हैं, लेकिन उसके साथ उसके जितने ऑप्शन होते हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपका सीटेट जो फरवरी में है, उसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो वो आपका मॉर्निंग में आता है, वो मैं लाइव कराती हूँ, लेकिन आपको क्लासेस बाद में भी मिल जाएगी, जैसे कि आपको पता है। तो मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में मैं लाइव आती हूँ, और उस समय पे आपको वो कंप्लीट करा रही हूँ। वो जैसे ही सीटेट कंप्लीट होगा
उसके बाद टेट का जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन सिलेबस आ चुका है और एग्ज़ाम आपका मई और जून में होने वाला है। तो इसलिए आपका टेट भी मैं एसएसटी का, जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है यानी सोशल स्टडीज़ है यानी कि सामाजिक विज्ञान है, उनके लिए वो क्लासेस है 6 to 8 मैं रन करूँगी। कोशिश करूँगी कि 1 to 5 भी करा सकूँ, तो वो भी क्लासेस होंगी। तो जैसे ही सीटेट का मैं पेपर्स कंप्लीट करा दूंगी, ठीक उसी टाइम पे सुबह 10 से 11 के बीच में मैं आपको यूपी टेट का भी 6 to 8 का कंप्लीट करा दूंगी एसएसटी पूरा, ठीक है। इसके अलावा 1 to 5 के लिए भी कराऊंगी, लेकिन मुझे जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं वैसे। फिलहाल मैं एसएसटी लेकर चल रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट एसएसटी है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ और आपको भी वो कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि आपको सुपर टेट का सिलेबस भी आ चुका है, तो सुपर टेट के सिलेबस यानी सुपर टेट की भी मैं आपको तैयारी कराऊंगी, तो लग जाइए क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए सिलेबस भी हमें दिया गया है। सिलेबस ऐसे ही नहीं आ जाता, जब वैकेंसी आने वाली होती है उससे पहले सिलेबस भी आता है, ठीक है। तो सिलेबस आ गया, तो अब सुपर टेट के लिए भी तैयारी करनी है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो अभी शेड्यूल खाली है एक बीच में, जैसे कि आपको पता है 3 क्लासेस दिन में देती हूँ, फिलहाल अभी 2 आ रही हैं, तो शेड्यूल बीच में खाली है, तो हो सकता है मैं सुपर टेट कराने लग जाऊं। लेकिन अगर आपको टीजीटी पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, प्रवक्ता, क्योंकि अब प्रवक्ता का भी यही है कि हमारा मार्च अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल की लास्ट में हो जाएगा या फिर मई की फर्स्ट वीक में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो देखिए। और बाकी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम तो आपको पता ही है, लगा ही हुआ है मई में, तो देखते हैं कब होता है। और तो तैयारी तो करते रहने, तो इसलिए मैं उसको करवा रही हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री फिलहाल मैं करा रही हूँ, अगर दूसरा आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अब बातें बहुत हो गई हैं, आज कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई, मैं ज़्यादा ही बोल रही, खैर फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बातें बहुत हो गई हैं। तो अब जल्द फटाफट से कंप्लीट करते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं तो समय तो लगता ही है, ठीक है। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप देखो। अब यहाँ पर आप कुछ लोग कहोगे कि साफ नहीं दिख रहा है, तो देखो मैंने खुद बुक मतलब परचेज करी थी, मैं ये बुक से करा रही हूँ, ठीक है। कोई झूठ वूठ नहीं है, कोई वो नहीं कि मैं कहीं से ढूंढ के लाई हूँ, तो जो मेरे पास मटीरियल है मैं वही प्रोवाइड कराती हूँ आपको। तो ये बुक की मैंने ना क्लिक करके आप समझ सकते हो कि मैंने इसको वो किया है। मुझे PDF वैसे बनाने का रिटर्न वाला टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने इसको क्लिक किया। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दिख रहा है, लिख तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अपना बताऊंगी आपको कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा। कहीं जहाँ पर भी लगेगा मुझे कि थोड़ा ब्लर हो गया, क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत जल्दबाजी में हो जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, तो हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इतनी जल्दी जल्दी बोलो ना, मैं खुद भी थक जाती हूँ। चलो स्टार्ट। और क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक लाइव आपकी सुबह मॉर्निंग वाली ली है और आपके लिए ये शाम की क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं एकदम सुबह का टाइम पर एनर्जेटिक रहते हैं हम सभी, ठीक है। तो थोड़ा बिल्कुल अभी एकदम पक 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 चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका अकबर, ठीक है। तो मनसबदारों को वेतन नगद और जागीर दोनों ही रूपों में देने की व्यवस्था थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये याद करिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा कर वही पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्यकाल की अवधि में मनसबदारों के मरने पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था और इस प्रकार मनसबदार का जो पद था वो अनुवांशिक नहीं था। मनसबदारों की जागीरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी। जागीर देने की इस पद्धति का अपवाद वतन जागीर की थी। ऐसी जागीर वेतन के रूप में पैतृक राज्यों में ही विशेषकर राजपूतों को प्रदान की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ख और बचका पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। शाहजहां बल्ख और बचका के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी, ये भी सही है, ठीक है। और शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पे बैठाना चाहता था, ये गलत है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बचका की जागीर देना चाहता था, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ऊपर के दोनों पॉइंट आपके सही है। तो शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेक हमलों और बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। उनकी प्रमुख इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर सकें, जिसके लिए उन्होंने मुराद के नेतृत्व में बल्ख और बचका के शासक नजर मोहम्मद को दंड देने के लिए भेजा और यहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था? तो जदरूप गोसाई से मिलने गया था जहांगीर। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर वेदांत दर्शन से प्रभावित था। वो उज्जैन के वेदांत के विद्वान जदरूप गोसाई से कई बार मिला। बाद में जदरूप गोसाई मथुरा आए तो वहां भी 2 बार जहांगीर उनसे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो देखो, खुर्रम का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो देखो, खुर्रम का जो युद्ध है वो 1623 से, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। खुर्रम का युद्ध आपका 1623 से 26 के बीच में हुआ। ठीक है, चौसा का जो युद्ध है हम सबको पता है 1539 या 40, जो भी आपकी डेट आती है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। चौसा का युद्ध 1539 है वैसे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और धर्मत का जो युद्ध है ये भी आपको पता है कि धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है, औरंगजेब वाला युद्ध था ये। और खुर्रम ये क्या नाम है, खुसरो का युद्ध। ठीक है, तो जो खुसरो का युद्ध है वो 1606 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम काल अनुक्रम लगाएंगे तो 2 4 1 3 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ, फिर खुसरो का युद्ध हुआ, फिर खुर्रम का विद्रोह हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो अकबर के शासनकाल में 33.33% जो है वो उपज का भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। ठीक है, तो अब ये देखो, यूपीपीसीएस एलटी 2018 में एक क्वेश्चन आया था। अकबर के समय में उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था और इसके लिए अलग अलग 2 क्षेत्रों में गल्ले की अलग अलग कीमतें निश्चित की जाती थी। अकबर ने किसानों की भूमि का स्वामी स्वीकार किया था और राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने ये कहकर कि वो मोटा राजा है उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो भैया वो थे जोधपुर के राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। ठीक है, तो मोटा राजा राजा उदय सिंह थे और जिस बादशाह ने कहा वो था अकबर। ठीक है, तो भारत के मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजपूतों के द्वारा अपने दरबार में संगीत की जो परंपरा अपनाई और निर्वाह की गई उसे चारण साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण साहित्य। ये राजस्थान की क्षेत्रीय परंपरा है जिसे जोधपुर के राजा उदय सिंह के द्वारा अनदेखी कर दी व चारणों पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, जिस पर मुगल बादशाह अकबर से शिकायत की गई और अकबर ने उसकी शिकायत अनसुनी करके राजा उदय सिंह को मोटा राजा यानी कि महान राजा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूत गोसाई के साथ साथ चर्चा किया करते थे। वे उसके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन जदरूप गोसाई से मिले थे? तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि जदरूत गोसाई से कौन मिलता था? तो ये भैया जहांगीर मिलता था। इसके साथ साथ कौन मिलता था? अकबर मिलता था, जहांगीर मिलता था और मिर्जा अजीज कोका मिलते थे। ठीक है, तो मुगल काल में लोक साहित्य और सामाजिक धार्मिक व्यवहार के क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के बीच में धार्मिक विचारों का आदान प्रदान हुआ। उज्जैन के हिंदू संत वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई से मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और मिर्जा अजीज कोका मिले थे। जहांगीर जदरूप गोसाई से अत्यधिक प्रभावित था। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भैया काल क्रम में हमको लगाना है, तो यहां पर लगेगा आपका ये वाला 1 4 2 और 3 वाला। ठीक है, कैसे लगेगा? देखो, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शासकों ने शासन किया है। तो बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया
फिर ज़हादर शाह ने शासन किया। फिर उसके बाद फरुखशियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराज को मुगल बादशाह बनाया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को साथ देने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ कर दिया था, रंगून भेज दिया था, और जहाँ पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। तो पहले नंबर पर आपका बहादुर शाह प्रथम आ जाएंगे, उसके बाद जहादर शाह बैठता है गद्दी पर, फिर फरुखशियर बैठता है, फिर उसके बाद में रफ़ीउद्दराज। तो उस रफ़ीउद्दराज से पहले रफ़ीउद्दौला भी बैठता है। ठीक है, चलो नीचे दो व्यक्तित्व दिए हैं। तो कथन कह रहा है कि मनुची कहता है कि सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। कारण कहता है यद्यपि अमीरों के द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार में विपथित करना था। तो बताओ भैया क्या सही होगा। तो इसमें आपका ए आपका गलत है और आर आपका सही है। तो वेनिस निवासी मनुची शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में मुगल दरबार में आया था और इसकी रचना स्टीरियो द मोगोर के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इसमें विश्वसनीय जानकारी का अभाव है, क्योंकि इसमें अफवाहों व सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास किया गया। समकालीन स्रोतों से सूरत बंदरगाह से सुदूर पूर्व से व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था। तो अलीवल खान जो था वो हसन खान सूर का मकबरा का वास्तुकार था और शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार था। ठीक है, हसन खां शेरशाह का पिता और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार वास्तुकार अलीवल खान द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह का मकबरा एक तालाब के बीचों बीच बनी एक सुंदर इमारत है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिरक मिर्जा गयास था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी एलटी में आया था। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था। तो कहार का पुत्र था दसवंत। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला और संस्कृति पर भी पड़ा। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी और सामंत थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इनमें टोडरमल, अबुल फजल इतिहासकार, तानसेन गायक, बीरबल, मानसिंह फैजी प्रमुख थे। दसवंत एक प्रमुख चित्रकार और कहार के पुत्र थे। इनके द्वारा बनाए गए चित्र अकबर कालीन चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी। तो दिवाली मनाई थी अकबर ने। मुगल काल में विभिन्न हिंदू और मुस्लिम त्यौहार खूब उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। अनेक हिंदू त्यौहार दिवाली, शिवरात्रि, दशहरा और रामनवमी को मुगलों ने राज्य की मान्यता प्रदान की थी। दिवाली पर्व को मुगल वंशी शासकों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाते थे। मुगल सम्राट अकबर ने दिवाली पर्व को श्रीनगर में जाकर मनाया, जिसका वर्णन अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब आईने अकबरी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदूतित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी। तो ये था अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके पिता बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे और इनकी मृत्यु के पश्चात रहीम को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। उन्हें मिर्जा खान की उपाधि प्रदान की। इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है। इन्हें अरबी, तुर्की, फारसी, तुर्की भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा का भी ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया है। तो सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान ने किया। किसने किया है? पाइंदा खान ने। शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण मुगल और सिखों के बीच शत्रु भाव उत्पन्न हो गया। सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान नामक पठान ने किया। गुरु हरगोविंद ने व्यास नदी के तट पर श्री गोविंदपुर नामक एक
शहर बनाने की योजना बनाई और इसका निर्माण मुगलों के हित में नहीं था, जो सिख और मुगलों के बीच विवाद का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ने से हमें पूरा उसके बारे में भी पता चल जाता है और अगर क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको लिख सकते हैं। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर चीज़ें पता ही नहीं होंगी छोटी छोटी तो हम मेंस में आंसर कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता, वो है अकबर। अकबर बाल्यावस्था में अपने अजीज के संरक्षण में ही कार्य किया हुआ था। उनके जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पे 1556 में हुआ था। बैरम खां को अकबर ने अपना वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया और खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा हाथ था, जो फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। और उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर माहम अंगा यानी कि 2.5 माह के संरक्षण में शासन चलाया। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वो अपने अजीज से जीवन प्रयत्न जुड़ा रहा और समय समय पर सेवा प्राप्त करता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था। तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वो राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज्यादा अनौपचारिक है। वो साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने ये लिखा है? तो ये लिखा था अकबर के बारे में। किसके बारे में लिखा है? अकबर के बारे में। ठीक है, तो रफीउद्दीन सिराजी ने अकबर के बारे में लिखा कि वो अपने साथियों और अजनबियों में कोई भेद नहीं करता था और उसने धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य किए थे उसी के कारण उसे अकबर महान कहा जाता है। उसकी धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो वो स्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। बिल्कुल सही बात है। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए ये जब्त किया जा सकता था, ये भी सही है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था, ये भी सही है। और वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही है। तो अकबर के काल में अंतिम समय में वतन जागीर विकसित हुई और वतन जागीर के जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे कि अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी गई थी जागीर होती थी। ये स्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए ये जब्त किया जा सकता था। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, ये हस्तांतरित नहीं होती थी। और सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है, ये सही है। जागीर ने अपने पिता की 2.5 माह को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था, ये भी सही है। मजहर ए शाहजहानी में एम्मा चको भूमि को 2 श्रेणियों चकहाए मुसम्माती महिलाओं के द्वारा धारित भूमि और मुज्ग कराती पुरुषों के द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। मददे माश के बारे में 1690 के फरमान के द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि एक विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया और ये निर्धारित किया कि वो विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है, ये भी आपका सही है। तो चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर
सही है, ठीक है। तो मुगल कालीन समाज दो वर्गों में बटा था, एक तो था धनी वर्ग और दूसरा था जनसाधारण, जैसे कि किसान हो गए, हस्तकार हो गए, श्रमिक बादशाह हो गए। राज्यों के बड़े बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां, उपपत्नियां, रखैल और दासियों के रूप में रहती थी। अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदान की बात करता है। और मुगल काल में कुछ कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त थी, जैसे अकबर की मां महामंगा ने 1560-62 तक पेटीकोट सरकार चलाई थी और राज्य की सर्वोसर्वा वही थी, सर्वे सर्वा, ठीक है। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने जब करोड़ी, आमिर, राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन, कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था, बताओ। तो ये निर्धारित किया गया था 8% से कम कर 5% कर दिया गया था, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है आपका, ये 8% से कम करके 5% कर दिया गया था। तो शाहजहां ने करोड़ी, आमिल, राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा 8% से कम करके 5% कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों और व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा था। तो वो राजा कौन था, तो वो भैया जो बादशाह था वो था शेरशाह। ये सारे अच्छे वाले काम शेरशाह करता था। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। ये व्यवस्था मुल्तान, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। उसने अपने अधिकारियों से यात्रियों और व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और किसी व्यापारी के दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया तथा अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो भाई जो मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था वो इसमें से, तो ये क्वेश्चन देखो आश्रम पद्धति लेक्चरर एग्जाम में भी पूछा गया, पीजीटी में भी, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो मुगल काल में मीरे तुजुक प्रमुख सचिव होता था, ठीक है। इसका कार्य जो है वो राजस्व को ठीक करना था। यह धर्मानुष्ठान का अधिकारी भी होता था, ठीक है। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। तो आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को हटा दिया क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सतनामियों का जो विद्रोह है वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के समय 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नरनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई और इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है, ठीक। मुगल और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई? वो औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है। तो मुगल काल में शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णकाल था, ठीक। आगरा के किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद 1654 शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित एक अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है और मोती मस्जिद अपनी पवित्रता और चारुता के लिए प्रसिद्ध है। ये आगरे के सभी इमारतों में सबसे आकर्षक है। तो देखो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो मनसब जो है वो एक पद होता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब एक पद है। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। अकबर ने अपने साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। मीर बख्शी जो है वो उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था, ठीक है।
नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में होती है और इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर थे। बाबर का जन्म मध्य एशिया के अंदीजान में हुआ था। उसने भारत पर 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके पराजित किया, भारत का साम्राज्य पराजित किया और लगातार 4 वर्ष और 4 भारतीय शासकों को पराजित करने के बाद अंततः 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई और बाद में उसे काबुल में ले जाकर के दफना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया? तो कलंदर कहा गया है बाबर को। भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर था। बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर की दान प्रियता से प्रभावित होकर जनता ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना करी। बाबर का भारत में शासन मात्र 4 वर्ष का था। 1530 में अत्यधिक मदिरा पान से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था राजा विक्रमाजीत ने। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सफलता 1620 में उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था। इस विजय अभियान के लिए जहांगीर ने राजा विक्रमजीत को भेजा था। जहांगीर के शासनकाल में 1622 में फारस के शाह ने कंधार के मुगलों से छीन लिया और इस पर अपना राज स्थापित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर के द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई थी? तो तुझके बाबरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर साहित्य में बहुत अधिक रुचि लेता था और उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा लिखा। बाबरनामा का 3 बार फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भाटियों के तत्कालिक जीवन स्तर, फसलें और फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में जब्ती क्या थी? तो मुगल काल में जब्ती जो थी वो कर था। ठीक है, तो प्रारंभ में कर अकबर ने शेरशाह के द्वारा अपनाई गई जब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें रई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, अर्थात जब्ती एक प्रकार से कर था। जब्ती प्रणाली के अत्यंत महंगी और दोषपूर्ण होने के कारण 1568 में सियाहुद्दीन अहमद ने सिफारिश पर इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नस्ख और कनकूत व्यवस्था को शुरू किया गया और आयोग ने इसका उत्तर बी यानी कि जमीन की पैमाइश माना है। नेक्स्ट है शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? बताओ कौन करता था? तो ये करता था आपका दीवाने वजारत। ठीक है, दीवाने वजारत करता था। सूर्यवंश का संस्थापक और सबसे महान शासक शेरशाह सूरी था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करने वाले अध्यक्ष को दीवाने वजारत कहा जाता था। ये लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करना और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी उनका दायित्व था। ठीक है, नेक्स्ट है किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? वो थे जहांगीर। अकबर के बाद मुगलों की सत्ता की बागडोर जहांगीर ने संभाली। जहांगीर को सत्ता पाने के लिए अपने पुत्र खुसरो से संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसके दरबार में प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहते थे। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी और उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत अधिक शराब पीना था। नेक्स्ट है अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल खान उज़्बेक। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया था और इस युद्ध में किसके ऊपर? बाज बहादुर। इस युद्ध में बाज बहादुर के खिलाफ आदम खां, पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खां उज़्बेक को अकबर ने भेजा था। ये सभी अकबर के महान सेनापतियों में शामिल थे और इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। लोक सेवक आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, अब्दुल्ला खान उज़्बेक। जबकि मालवा के लिए अकबर ने 1561 में आदम खां, अब्दुल्ला खां उज़्बेक और पीर मोहम्मद इन तीनों को भेजा था। तो आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में सी दिया, जबकि प्रश्नानुसार सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है?
तो अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे, बिल्कुल सही है। 1561 से उसने राजपूत राजकुमारों को भर्ती शुरू की जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था, ये भी सही है। साथ ही वो शेखजादा भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, ये गलत है आपका, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थित संबंधी नियम सख्ती से लागू किए, ठीक है, ये भी सही था आपका, ठीक है। चूंकि अकबर को काफी उदार प्रकृति का शासक माना जाता था, वो हिंदुओं के प्रति घृणा भाव नहीं रखता था, इसलिए उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती भी शुरू करी। अकबर के अमीरों में प्रधानतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने उनकी जागीरें लेकर नकदी भुगतान किया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? तो वो था अकबर। अकबर अनपढ़ था लेकिन उसे जानकारी प्राप्त करने का बहुत शौक था, अतः उसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में भी रखवा दिया था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। नेक्स्ट है, एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि जुबान कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वो मुगल बादशाह कौन था? तो वो मुगल बादशाह था अकबर। अकबर ने नवजात बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया था जहां कोई नहीं रहता था, और उसमें वो नवजात बच्चों को उस छात्रावास में रखवा दिया जहां सिर्फ नर्स जाती थी। बच्चों की देखरेख के लिए, जो कि गूंगी होती थी, वो उन बच्चों का पालन पोषण करती थी। कुछ वर्षों के बाद अकबर उस महल में गया और 4 वर्ष के बच्चों से साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे बोलने में असमर्थ पाए गए, जिसे अकबर का दिया गया तर्क सही सिद्ध हो गया। नेक्स्ट है, कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है? तो वो है औरंगजेब, ठीक है। जब औरंगजेब ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की तो वो वहाँ की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बादशाह बनने के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। नेक्स्ट है, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खाकी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? तो ये कर रहा है औरंगजेब की सराहना, ठीक है। खाकी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासन का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें खाकी खान ने औरंगजेब के निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय की भी चर्चा की है। उनके अनुसार औरंगजेब की न्यायप्रियता से सभी सम्राटों से उत्तम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से 2 शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों को चिन्हित करिए। तो वो था अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, ठीक है। तो भारत के शासक अकबर और उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खान उज्बेक ने मक्का मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए। विश्व के मध्ययुगीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है, और वो सिर्फ मुगल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि भारत के प्रमुख और महान शासकों में उसका स्थान अग्रणी है। नेक्स्ट है, ये आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उसका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसमें बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। वो था अकबर, ठीक है।
तो मुगल बादशाह अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि हरम में निवास करने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश, शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य प्रबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और उसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया? तो वो था बाबर। मुगल शासक बाबर ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और उसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने में से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। इसके अंतर्गत उसने सर्वप्रथम सड़कों और सरायों का निर्माण कराया। उसके द्वारा निर्मित सड़कों में 4 विशेषताएं उल्लेखनीय है। पहली सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बंगाल तक जाती थी, ठीक है, जो सबसे लंबी सड़क थी और सड़के आजम कही जाती थी। इन सड़कों के किनारे उसने फलदार और छायादार वृक्ष लगवाए जिससे यात्री उनके नीचे विश्राम कर सके और अपने घोड़े बांध सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा है? तो वो है नीलकंठ। ठीक है, ताजिक नीलकंठी मूलतः यवन ज्योतिष पर आधारित रचना है जिसमें वर्ग कुंडली के आधार पर जन्म के पश्चात के वर्षों के शुभ अशुभ फल की और प्रश्न कुंडली के द्वारा आगामी शुभ अशुभ की सटीक भविष्यवाणी की जाती है। इसमें आचार्य नीलकंठ ने यवन पद्धति का वैदिक ज्योतिष सिद्धांतों के साथ समन्वय करके जहाँ एक और वैदिक ज्योतिष को एक नया आयाम दिया, वहीं दूसरी ओर 2 संस्कृतियों के संगम का पुनीत कार्य भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? वो था जहांगीर। दिवाली का त्यौहार कार्तिक के मास में मनाया जाता था और इस अवसर पर घरों की सफाई की जाती थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर जुआ खेलना परम कर्तव्य समझा जाता था। रात रात भर लोग जुआ खेला करते थे। इस जुआ में अधिकतर लोग अपना सर्वस्व हार जाते थे। मुगल शासक जहांगीर दिवाली के उत्सव पर जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपने अमीरों के द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? तो ये किया गया था जाफर खान को। ठीक है, शाहजहां अपने अमीरों के द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए जाफर खान अमीर को पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने ये टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई थी? तो वो था एफ पेलशार्ट। तो फ्रांसिस्को पेलशार्ट 1620 से 27 तक रहा और एक डच व्यापारी था जो जहांगीर काल में भारत आया। वो आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। अपने विवरण में उसने आगरा शहर, उसकी बनावट के साथ ही नूरजहां के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। तो नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। तर्क कहता है कि 1611 से 12 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुनता बना लिया था और वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी। तो यहाँ पर ए गलत है और आर आपका सही है। तो 1611 में जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला, भाई आसफ खान और शाहजहां खुर्रम के साथ मिलकर एक प्रभावशाली दल बना लिया, किंतु 1622 तक अपने स्वास्थ्य बिगड़ने तक जहांगीर राजनीतिक फैसले स्वयं लेता था। ठीक है, 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब के द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? तो सतीश चंद्र का ये तर्क है कि जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह। तो सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखा कि 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया लागू करना गहराते राजनीतिक संकट का सूचक था और उस समय दक्कन के हालात ज़्यादा खराब थे, अतः जजिया की वसूली 1705 तक रोकनी पड़ी। कालांतर में 1712 में इसका अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे
मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है? तो मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर के द्वारा किया गया आक्रमण का मानते थे, ये बिल्कुल सही है। अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और एक नए राजवंश की स्थापना करता तो वो मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचाने वाला गहरा आघात होता, ये भी सही है। और शाहू ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था कि जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा मराठा मदद करेंगे, ये भी सही है। बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा, तो ये गलत है आपका, ठीक है, चौथा गलत है। तो 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के विरुद्ध मराठों की मुगल बादशाह की सहायता के प्रति रुचि इसलिए थी क्योंकि मराठे नादिर शाह को विदेशी मानते थे। मराठों के अनुसार नादिर शाह भारत में उनका प्रतिद्वंदी बन सकता था, किंतु उन्होंने कोई सहायता नहीं पहुंचाई और नादिर शाह ने दिल्ली साम्राज्य को तहस नहस कर डाला, ठीक है। नेक्स्ट है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो ये था शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा मुगल सम्राट शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी, जबकि 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने शानी शाहजहां के नाम शासक बना, शाहजहां के नाम से शासक बना था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? तो जो मीर बख्शी होता था वो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था, ठीक है। तो प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारियों की सेना की सूची में दर्ज किया जाता था। सम्राट मुख्य सेनापति होता था। मीर बख्शी सैनिक प्रशासन का प्रधान होता था, जो सेना में नियुक्त वेतन मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण आदि कार्य देखता था। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया था? तो पहली बार किया था बाबर ने। मुगलकालीन बाबर ही ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया? तो मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया था अहोम और कूच में, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। सही है आंसर। तो मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तरी सीमांत की ओर अपना ध्यान लगाया। उत्तराधिकार युद्ध के समय कूच बिहार तथा असम के शासकों ने मुगलों के जिला कामरूप पर अधिकार कर लिया। 1660 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार कर लिया और 13 मार्च 1662 को मीर जुमला ने अहोम सेनाओं को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। इस विजय के फलस्वरूप मीर जुमला के हाथ पर्याप्त संपत्ति आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ अरे ये क्या हो गया? अरे हम कहाँ थे, हम कहाँ चले गए? न, ये वाला है ना। तो अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, तो सबसे पहले होता है दाग प्रथा की शुरुआत, ठीक है। जो दाग प्रथा की शुरुआत हुई थी वो 1573 में अकबर ने दाग प्रथा की शुरुआत की थी। कब? 1573 में। फिर उसके बाद में होता है 12 सूबों का सृजन। तो 12 सूबों यानी 12 प्रांतों में विभाजित किया गया था साम्राज्य को। कब? 1580 में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय। तो अकबर ने उड़ीसा विजय की थी 1592 में, ठीक है। अकबर ने मानसिंह के द्वारा की गई थी ये विजय, ठीक है। तो अकबरी की विजय से कहलाएगी। और उसके बाद आपका जाट और सवार में जो द्वैध पदों की जो शुरुआत होती है, जाट और सवार, ये होती है आपकी 1595 में। तो अब देख लो, पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, ठीक है। देखो ये लिखा है, उड़ीसा की विजय अकबर ने 1592 में मानसिंह के द्वारा की गई थी। 1573 में अकबर ने डाक प्रणाली का प्रचलन किया, जिससे मनसबदार घोड़े न बदल सके और सही संख्या में घोड़े और घुड़सवार रखें। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया और 1595 में जाट और सवार में सुधार किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो ये था नाजिम। मुगल काल में काजी, मीरे अदल और कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था, जिनमें काजी का कार्य न्याय करना, मीरे अदल का कार्य नगरीय प्रशासन हेतु घुड़सवार विभाग की देखभाल करना और कोतवाल नगर प्रधान होता था, जबकि नाजिम का संबंध प्रांतीय प्रशासन से था, जो प्रांत का गवर्नर होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शाहजहां ने झरोका दर्शन और तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी। शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी और साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया। ये भी सही है, ठीक है। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी, ये गलत है। शाहजहां ने धर्मवेत्ताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी थी, ये भी गलत है। तो भाई मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्ष में इस्लाम का पक्ष लिया था, किंतु कालांतर में दारा सिकों और जहां आरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। उसने ही झरोका दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा था। शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी और शाहूकार था, जो जैन मुनि के विश्राम स्थल का निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो अहदी होता था वो भद्र सैनिक नहीं होता था। तो मुगल सेना में अहदी सैनिक बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। अशरफ कुलीप वंश के व्यक्ति को कहते थे, जबकि जामा ए कामिल परगने का वित्त अधिकारी होता था, जो लगान वसूलता था, और सिबना निगार का कार्य समाचार भेजना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो यहाँ पर धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा के बीच में हुआ था। ठीक है। पानीपत का जो युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में होता है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में होता है 1658 में। और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में मई में औरंगजेब और दारा के बीच में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें कूट मिलाना है। खासा ए शरीफा। तो खासा ए शरीफा आपका बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता था, खासा ए शरीफा। और उसके बाद में सहबंदी जो है वो विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक होते थे। तलब मनसबदार की वेतन मांग होती थी, और जकात जो है वो मार्ग शुल्क होता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है अभिकथन। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। तो बिल्कुल बात सही है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो मुगल काल में जमींदार वे भूस्वामी होते थे, जिन्हें कुछ गाँव में भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था। जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार बन सकता था, लेकिन मनसबदार जागीरदार हो ये जरूरी नहीं था। प्रायः मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरदारों को नगद अदायगी नहीं की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। कथन सही है ना, तो ये बिल्कुल सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। हुमायूं अपने सैनिक अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी पुस्तकें ले जाया जाता करता था। तो ये सारे के सारे ही सही हैं। हुमायूं एक वफादार मित्र और आज्ञाकारी पुत्र और स्नेही भाई था। फरिश्ता लिखता है कि हुमायूं ज्योतिष और गणित में अद्वितीय था, कविता बड़ी सुंदर करते थे। हुमायूं का पुस्तकालय देश विदेश की पुस्तकों से भरा पड़ा था। इसके अलावा वो सैन्य अभियान के दौरान भी कुछ पुस्तकें अपने साथ ले जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही प्राथमिक रूप से था। तो दीन-ए इलाही प्राथमिक रूप से विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना था। तो अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना करी, जिसे अबुल फजल ने तौहीद-ए इलाही का नाम दिया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। जस्ट अ सेकेंड। तो दीन इलाही आदर्श रूप में निम्न थे: उदारता, दानशीलता, दुष्टों की क्षमा करना, क्रोध की विनम्रता से उपेक्षा, सांसारिक इच्छा का परित्याग, उच्च कर्मों की लालसा आदि। दीन इलाही को अकबर के मित्र हिंदू बीरबल ने अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो राठौर विद्रोह, औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था, ये आपका सही है। और रानी हांडी को विद्रोह में राठौर और मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था। ठीक है।
तो राजा जसवंत के बड़े भाई अमर सिंह के पौत्र इंदर सिंह को औरंगजेब ने 26 मई 1679 को नागौर का शासक और मारवाड़ की राजगद्दी प्रदान करी, जिसने बादशाह को 36 लाख रुपए भेंट कर आभार प्रकट किया। इसी प्रकार जब रानी हांडी के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ तो राठौर और मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही कथन नहीं है आपका, औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। ठीक है, तो औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुत्सिब नियुक्त किए थे, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई है और औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था, ये भी सही है। ठीक है, तो औरंगजेब ने समकालीन इतिहासकार खाफी खां अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुंतखब उल लुबाब में लिखता है कि सिंहासनारूढ़ होने के बाद औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा अंकित कराना और नौरोज उत्सव का आयोजन भी बंद करवा दिया। लोक आचरण के लिए निरीक्षण हेतु मुत्सिब नियुक्त किए गए। शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी और औरंगजेब स्वयं बीड़ा का निपुण विद्वान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर आपका C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रैडफर्म सिद्धांत को विकसित किया, ये सही है। और J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है, हमें वो ढूंढना है। तो शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण कराया था, ये बिल्कुल सही है। उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर निष्कासित कर दिया, ये आपका गलत है। और मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ये भी गलत है। ठीक है, उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया था, ये सही है। ठीक है, तो शेरशाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए और इसके अंतर्गत उसने सर्वप्रथम सड़कों और सरायों का निर्माण कराया। उसने 4 सड़कें बनवाई। पहली सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी, जिसे सड़क आजम कहते थे। शेरशाह के द्वारा निर्मित चौथी सड़क जो मुल्तान से लाहौर तक जाती थी। शेरशाह ने कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर दोगलत को निष्कासित नहीं किया। शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ विजय किया था। उसने पहले से चली आ रही दाग और चेहरा प्रथा को यथावत बनाए रखा। नेक्स्ट है, अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो अकबर के बारे में कथन ये है कि आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत में विचारधाराओं और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ये है कि अकबर ने 1562 से 63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों और उद्दत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों और बच्चों को दास न बनाया जाए। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के संरक्षण में आईने अकबरी की रचना करी और आईने अकबरी 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, और इसके अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद के द्वारा धारा सिकों ने किया था और अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वो अच्छी थी अथवा बुरी थी, ये दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये है J.F. रिचर्ड्स का कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे 2 कथन है। तो अभिकथन कहता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिक और अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ये भाई बिल्कुल गलत बात है। तर्क कहता है कि इस काल में मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नियति में कोई रुचि नहीं थी, ये बात सही है। तो अभिकथन आपका रॉन्ग है और तर्क आपका सही है। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है, चिन्हित करिए। तो देखो आंसर तो पहले ही दिख गया, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्ष बता देती हूँ। तो खानवा का जो युद्ध है वो बाबर के टाइम पर हुआ है 1527 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का जो युद्ध है वो 1539 में हुआ था हुमायूं के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में धर्मत का युद्ध जो है वो औरंगजेब के समय पर हुआ है 1658 में। ठीक है, और पालखेड़ का जो युद्ध है वो 1728 में हुआ है और भी बाद में हुआ ये। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सुमेलित हो जाएगा। चलो, किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई? तो अकबर के टाइम पे तारीख फरिश्ता नहीं लिखा गया, हुमायूंनामा लिखा गया है, तारीख शेरशाही लिखी गई, तबगाते अकबरी भी अकबर के टाइम पर लिखी गई थी। ठीक है,
तो देखो, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए अपने कार्य को पूरा किया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखी और तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना अकबर के काल में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो ये है मुतमिद खान। तो जहांगीरकालीन इतिहासकार मुतमिद खान ने अपनी रचना इकबालनामा ए जहांगीरी में लिखा कि नूरजहां के संबंधियों और जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया था। विदित है कि जहांगीर ने मेरुन्निसा से 1611 में विवाह कर नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही है कि वो अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खानजादा कहा गया। ठीक है, तो वो अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकों की सेवा में रहे थे उन्हें खानजादा के नाम से जाना जाता है। ये कथन सही है। मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। इनकी अपनी सेनाएं होती थी और ये साधारणतः किलों में रहते थे जिन्हें गढ़ी कहा जाता था। गढ़ियों का आकार उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। नेक्स्ट है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताइए? तो उनका नाम था एहसान दौलत बेगम। बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम ने बाबर को एक अनुशासित, संरक्षित और सुरक्षित व्यक्ति बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। फरगना पर कब्जा करने के अपने शुरुआती संघर्ष के दौरान वो वस्तुतः उसकी सलाहकार थी। 1494 में जब उमर शेख मिर्जा द्वितीय की मृत्यु हुई तब बाबर लगभग 11 वर्ष का एक असुरक्षित लड़का था। उसने खुद को अपने ही परिवार के दुश्मनों से घिरा पाया और उस समय एहसान दौलत बेगम लगातार अपने पोते के साथ रही और बाबर का मार्गदर्शन करती रही। नेक्स्ट है, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। क्या ये बात सही है? तर्क कहता है कि अकबर ने शेरशाह के द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस्लाम शाह एक उच्च कोटि का शासक, प्रबंधक और योग्य सेनापति था। उसने शासन प्रशासन संबंधी अनेक नियम बनाए। इसकी मृत्यु के द्वारा शेरशाह के द्वारा बनाई गई नीतियां लुप्त हुई। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संसाधनों के द्वारा अपना लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? तो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासन काल में मुगल काल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। ये सही नहीं है। अकबर यद्यपि अधिक शिक्षित नहीं था किंतु कला के क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि थी। अकबर ने योग्य चित्रकारों का संरक्षण दिया। आईने अकबरी में चित्रकारों का नाम दिया गया है। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, फारूक कलम, मिस्किन, दशवंत केसव आदि। अकबर ने सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित करवाया। अकबर ने बसावन के द्वारा तारीखे खानदान तैमूरिया का चित्रण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो वो है फादर मोसेरांत। पादरी एंथोनी मोसेगत को अकबर ने अपने पुत्र शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व, मुगल दरबार, शहजादों शहजादियों की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक स्थिति, जनसाधारण के रहन सहन पर प्रकाश डाला। मोसेरात ने सती प्रथा की निंदा करते हुए उसे नृशंस हत्या करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये है, वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1296 से 1316 एडी के दौरान में हुई थी। तो अकबर के समय में वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों के प्रशासनिक मान्यता के रूप में प्रदान की गई थी और इन जागीरों में मनसबदार को स्वामित्व के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की और उन्हें गुजारा भत्ता दिया? तो वो है शेरशाह। शेरशाह ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए और इसके अतिरिक्त उसने उदार पूर्वक अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं, विद्वानों के जीविकोपार्जन के लिए प्रबंध किया। समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी लिखता है कि दरिद्र, भिखारी और अपाहिज के लिए अपनी सेना में लंगर, मुफ्त भोजन निश्चित कर रखे थे। उन्हें बड़े स्वादिष्ट भोजन देते थे। नेक्स्ट है, वो कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? तो वो थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी मृत्यु 1604 में हुई और उनकी मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिरों को मुंडवा लिया था। सूची, यात्री और शासनकाल की हम सूची को मिलाएंगे। कौन सा यात्री कब आया है? ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो रॉल्फ फिच जो है वो आया था
अकबर के शासनकाल में। बर्नियर आया है औरंगजेब के शासनकाल में। सिद्दी अली रईस जो आया है हुमायूं के शासनकाल में। और थॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? तो ये है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा चुजके जहांगीर में भारत का विवरण दिया। उसने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है। नेक्स्ट है वतन जागीर एक आम शब्दावली है जिसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? तो ये था वेतन जागीरदारों की आय का भाग, वतन जागीर। ठीक है, तो वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को प्रदान की जाती थी। इसमें प्रायः उनका अपना क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दे दी जाती थी। ये एक पैतृक जागीर होती थी। नेक्स्ट है अभिकथन कहता है कि 1274 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। ये मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। बिल्कुल। तर्क कहता है क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिक मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदावनति इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण किया गया है? तो ये है मुनसाते नमकीन नामक फारसी ग्रंथ में 1568 में अकबर के द्वारा जारी चित्तौड़ के फतेहनामा के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। ये कथन किसका है? फरीद बाद में शेरशाह का। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। ये कथन फरीद उर्फ शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट है आमिर ए हाजिब। ठीक है, तो आमिर ए हाजिब को हमें कैसे करना है? आमिर ए हाजिब को मुख्य प्रबंधक बनाना है। मीर ए अर्ज को हमें केंद्र में सेना का प्रमुख बनाना है। और मुशरिफ को हमें बनाना है लेखाकार। और बरीद को बनाना है गुप्तचर अधिकारी। ठीक है, मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नजर। औरंगजेब ने शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। तो औरंगजेब का कहना था कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नजर कहा गया है। तो मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नजर। औरंगजेब ने शब्दावली को इस प्रकार नए सिरे से परिभाषित किया जिसमें नगद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नजर कहा गया है और राजकुमारों के द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को नियाज कहा गया जाए। अमीरों के द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को निसार कहा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो फरजंद की उपाधि राजा मानसिंह को दी। आमेर जयपुर का राजा बिहारी मल अथवा भारमल था जो कछवाहा राजपूत था। बिहारी मल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 में मुगल सम्राट अकबर से कर दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर बिहारी मल को मुगल सेना में 5000 का मनसब प्रदान किया और बिहारी मल के पुत्र भगवान दास और मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किया। मानसिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है नादिर शाह के द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था। तो ये था मोहम्मद शाह। 1739 में फारस शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश किया और उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में दोमारा और अधिकाधिक धन लूटकर भारत से ले गया और जाने से पहले मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकों को मुल्हिद किसने कहा था? तो मुल्हिद कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ शासक था तथा दारा धार्मिक रूप से उदार। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया और कुछ व्यक्तियों के द्वारा औरंगजेब से दारा को जीवन दान देने के लिए याचना किया गया जिस पर औरंगजेब ने उसे अल मुल्हिद कहा और क्षमा न करते हुए दिल्ली में दारा की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जयसिंह को। आमेर के राजा जयसिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। ठीक है,
फर्रुखिया ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान करी और जयसिंह ने 18 नवंबर 1527 को आमेर के स्थान पर जयपुर को अपने राज्य की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, तो वो था गोलकुंडा। गोलकुंडा को शामिल किया गया था। औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को जीता। औरंगजेब के द्वारा अंतिम दक्कनी राज्य के रूप में गोलकुंडा को सम्मिलित किया गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में अक्टूबर 1687 में सम्मिलित कर लिया। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, तो ये था कंधार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कंधार की विजय थी। 1595 में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया। कंधार पर्शिया के हाथ में था, परंतु वहां के तत्कालीन किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्शिया दरबार से खराब हो गए। सुरक्षा के लिए उसने किला स्वेच्छा से मुगल सरदार शाहबेग को सौंप दिया और स्वयं मुगलों की सेवा में चला गया। नेक्स्ट है मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। निसंदेह मुगल शासन व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार सैनिक था। मूलतः मुगल शासन केंद्रीकृत शासन जिसमें बादशाह संपूर्ण राज्य और प्रशासन का प्रधान और सभी शक्तियों का निर्विवाद उपभोग करने वाला था। इसके अतिरिक्त सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था, अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया। अकबर ने 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, किंतु शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के पश्चात सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। नेक्स्ट है मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था, तो वो था दीवान। प्रधानमंत्री की दीवान के कार्य के दिए गए और बाद के समय में दीवान की राज्य का वजीर और प्रधानमंत्री होने लगा। बख्शी का कार्य सेना की देखभाल करना था और फौजदार सरकार जिले के प्रमुख प्रशासक होता था। वाकियाए नवीस समाचार लेखक था और सूबेदार पर नियंत्रण दीवान रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी या अधिकारी होता था, कौन होता था, तो ये होता था सिकदार। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। वो एक सैनिक अधिकारी था। उसका प्रमुख उत्तरदायित्व परगने में शांति बनाए रखने की व्यवस्था स्थापित करना और लगान वसूल करने की सहायता करना था। अकबर ने आमिल की नियुक्ति परगने की मालगुजारी वसूल करने के लिए किया था। बितकिची यह एक लिपिक था जो भू और राजस्व और लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। फौजदार जो था वो परगने का खजांची होता था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है, तो चंगेज खान के साथ में। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिकों का मूलाधार थी जो मंगोलों चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। बादशाह उनको अपने मनसब के अनुसार वेतन देता था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन ये किसी अमीर की स्थिति को दर्शाती थी। इसका अर्थ पद या श्रेणी था। नेक्स्ट है किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था, तो वो था महाबत खां। महाबत खां ने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। जब नूरजहां को इस बात की सूचना मिली कि महाबत खां ने बादशाह को कैद कर लिया तो उसने आसफ खां को इसके लिए दोषी ठहराया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, तो अकबर ने फतेहपुर जो सीकरी की स्थापना करी है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के लिए की थी। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के तीनों पुत्रों के जन्म की भविष्यवाणी की थी। इसके तुरंत बाद 1569 में राजकुमार सलीम का जन्म हुआ। सलीम के जन्म के 2 वर्ष के बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया गया, किंतु अन्य समकालीन इतिहासकारों के विचार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से करवाया था। इसके अतिरिक्त गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, स्टडी विद एनु को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के आपके, वो मैं सारे करा रही हूँ आपको। ठीक है, एलटी ग्रेड में जो आए, जो टीजीटी, पीजीटी में आए, जो
है ना। और बाकी जो स्टेट्स के भी क्वेश्चंस हैं वो भी सारे हम इसमें कर रहे हैं। तो हम पूरा मुगल वंश कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल हम 301 से शुरू करेंगे और 400 तक कंप्लीट करेंगे। तो बस मैं आपकी 2 क्लास और लूँगी और मुगल वंश आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और कैसी लग रही है आप फीडबैक में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप और कुछ क्लास चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी जानकारी आपको दे दी है। बहुत जल्दी सुपर टेट और टेट की भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगी, लेकिन सब्जेक्ट मेरा एसएसटी ही है तो मैं उस पर फोकस ज़्यादा करूंगी। तो अगर आप तो एसएसटी सब्जेक्ट है आपके पास, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरी प्रिपरेशन करा दूँगी। सुपर टेट की स्पेशली करवाने की कोशिश करूँगी। अभी जीआईसी पे फोकस है और साथ ही साथ आपका टेट और सुपर टेट पे, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म आने वाला है। और टीजीटी के पे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी आपका लगा हुआ था। जो एग्ज़ाम लगे हैं टीचिंग से रिलेटेड वो सारे आपको यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, और पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ तो समय थोड़ा जाता है। आप चाहो तो अपना स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, ठीक है। और क्लास क्या करूँ, इतनी लंबी क्लास तो हो ही जाती है, 1 घंटे की तो हो जाए। बहुत कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, और बाय बाय। पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो भाई हिस्ट्री लंबा चलेगा। टॉपिक मैं 100 करा रही हूँ, जब थोड़ा और समय करीब आएगा। अभी जो जीआईसी की डेट आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होगा। तो और टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके भी, तो तब तक हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है हम रिपीट भी कर लें, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी ना, फिर थोड़ा क्वेश्चन और, अभी 100 करा रही हूँ, फिर 200 या 300 करूँगी। लेकिन फिर पता है क्या होगा, फिर डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि आप इतना लंबा लेंदी वीडियो देख नहीं पाओगे। मुझे लगता है बोरियत होने लग जाती है। पता नहीं कैसे लोग 2-2 3-3 घंटे का वीडियो अपलोड कर देते हैं, सोचते हैं कैंडिडेट देखेंगे। मुझे लगता है बोरियत होती होगी। मैं 1 घंटे से ज़्यादा का मैं खुद नहीं किसी का देख पाती थी, दूसरों तो क्या बोलूँगी मैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, देखते हैं कैसे क्या होता है। कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसीलिए मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं उनको मैंने पहले ख़त्म किया, ताकि जो इम्पोर्टेंट वाला जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ना छूटे हमारे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।